नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान आंदोलन इस समय चर्चाओं में भी है और सुर्खियों में भी बना हुआ है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में यह चर्चाओं में है। भारत के अंदर लगातार आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के बीच में अब राजनेता, विपक्ष के अनेक राजनीतिक दल और साथ में समाज सेवी संगठन भी कूद गए हैं और जिसके चलते अब समस्या जो है वह लगातार बनती बिगड़ती दिखलाई देती है। भारत सरकार है कि अपना पक्ष रख रही है, भारतीय जनता पार्टी है अपना पक्ष रख रहा है और दोनों का यही कहना है कि यह जो बिल है, यह तीनों जो बिल लाए गए हैं, यह किसानों के हित में है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी और विपक्ष साथ में जो समाज सेवी संगठन है उनका कहना है कि यह किसान के विरोध में है, राष्ट्र के विरोध में है। दोनों का अपना अपना पक्ष है, अपना अपना मत है और अब स्थिति यह है कि एकता परिषद भी अब किसानों के समर्थन में आगे आ चुकी है। एकता परिषद के जो संस्थापक हैं डॉक्टर राजगोपाल पीवी मध्य प्रदेश के दमोह जिले पहुंचे। जिला मुख्यालय पर उन्होंने स्थानीय लोहिया पार्क में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। स्थानीय पत्रकारों के समक्ष पूरी बात को रखा, पूरी योजना को रखा और प्रश्नों के उत्तर दिए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह तीनों बिल जो हैं किसान विरोधी हैं। जब उनसे पूछा गया क्या बिल वापस होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा संशोधन की संभावना है और संशोधन होना चाहिए। फिर जब उनसे पूछा गया कि जो इस समय आंदोलन के बीच में अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन होना चाहिए उसमें हिंसात्मक तरीके से जो लोग प्रवेश कर गए हैं, भारत विरोधी जो नारे लग रहे हैं, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार यह तय करे, यह देखे कि आंदोलनकारियों के बीच में असामाजिक तत्व आखिर प्रवेश कैसे कर जाते हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि आखिर मुरैना से आप यात्रा प्रारंभ पैदल कैसे कर रहे हैं, अभी तक तो आप वाहन से चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यह कृषि मंत्री का क्षेत्र है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं और एक संदेश जाए और हमने उन तक ये संदेश पहुंचाया भी है। जब उनसे पूछा गया क्या कोई सकारात्मक परिणाम या कोई बात आई है, तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ बात तो आई है और आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। इस समय हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर लोहिया पार्क में, जहां पर समाज सेवी संतोष भारती भी उपस्थित हैं। उन्होंने भी प्रश्नों के उत्तर दिए और गंभीर आरोप लगाए, साथ में समाधान की ओर भी इशारा किया। सुनते हैं, चलते हैं डॉक्टर लोहिया पार्क में। तो ये जो वाहन यात्रा हमने शुरू की रायपुर से, तो रायपुर से फिर बोरला, डिंडोरी, मंडला सब होके कल उमरिया होते हुए कटनी पहुँचे और आज कटनी में प्रेस वार्ता हुई। उसके बाद फिर कई जगह मिलते हुए दमोह पहुँचे। ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके समर्थन में है। हम मुरैना तक वाहन यात्रा है, उसके बाद पैदल यात्रा है। तो जब हम मुरैना पहुँचेंगे तो वहाँ हज़ारों लोग, किसान और सब लोग इकट्ठे होंगे। उनको सबको साथ लेते हुए हम लोग फिर धौलपुर होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। ये मुरैना से यात्रा शुरू करने का एक विशेष कारण ये है कि वही हमारे मंत्री जी का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, नरेंद्र सिंह तोमर जी का। हम चाह रहे हैं कि वहाँ से नरेंद्र सिंह जी को किसानों ने वोट दी है, मजदूरों ने वोट दी है, आदिवासियों ने वोट दी है। लेकिन पिछले दिनों में जिस प्रकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और आदिवासी विरोधी कानून एक के बाद एक बनता जा रहा है, उससे हमें चिंता है। क्योंकि कोविड-19 के बाद हम सोच रहे थे कि सरकार जागेंगे और कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे मज़दूरों का ताकत बढ़ेगा, किसानों का ताकत बढ़ेगा और बाकी लोगों का ताकत बढ़ेगा। लेकिन कोविड-19 के आड़ में अब इस प्रकार कानून बनाया जा रहा है जिससे कि विरोध करने के लिए कोई ट्रेन में चढ़ के लोग आसानी से जा नहीं पाएंगे और पार्लियामेंट सत्र हो या न हो उसके लिए कोविड का एक बहाना मिल जाएगा। तो कोविड के आड़ में
जनता को ताकतवर बनाने के बदले, जनता के हित में काम करने के बदले, जनता के विरोध में जिस प्रकार का कानून बन रहा है उसको लेके हमें चिंता है। और उसमें ये लड़ाई कोई नई नहीं। आज़ादी के तुरंत बाद ये तय हुआ था कि कृषि और उद्योग को बराबर दर्जा दिया जाएगा, लेकिन हमारे सबके सामने 73 साल में उद्योग को बहुत बड़ी दर्जा मिल गया और खेती को कहीं इम्पोर्टेंस मिला ही नहीं। और दूसरी बात, बहुत दिनों से किसानों की ओर से ये मांग है कि अगर फैक्ट्री वाले अपनी चीज़ों का दाम तय कर सकते हैं, बिस्किट का दाम भी तय कर सकते हैं, लोहे का दाम भी तय कर सकता है, सीमेंट का दाम भी तय कर सकता है, हम अपने उत्पादन का दाम तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए घाटे में हमेशा बेचने के लिए हम बाध्य हो रहे हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये मांग भी किसानों ने उठाया। हम उम्मीद कर रहे थे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट कम से कम लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में एक तो महिलाओं को किसान की दर्जा, इसका मतलब अभी तो सब पुरुष बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए और महिलाएं खेती कर रहे हैं, लेकिन जब वो बैंक में जाते हैं तो कहते हैं आदमी को बुलाओ दस्तखत करने के लिए। तो इतनी बात जो है, महिला किसान को भी किसान का दर्जा मिल जाए ताकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद प्राप्त कर सके, वो हो नहीं रहा है। तो कई पुराने लड़ाई है। तो हम चाह रहे थे कि कोविड के समय कम से कम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू कर लेते, किसान को कर्ज मुक्त कर लेते और 1.5 गुना भाव देने की बात पर सहमत हो जाते। लेकिन अभी जो कानून बन रहा है वो उत्पादन विपणन की मामला हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो या एसेंशियल सामान को इकट्ठा करने के मामले में हो, एसेंशियल प्रोडक्शन को इकट्ठा करने के मामले में हो, ये तीनों कानून अगर लागू हो जाए तो किसान को नुकसान होगा। हम प्रतीक्षा कर रहे थे, 2 सप्ताह से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज नहीं तो कल बातचीत सफल होगा और किसान की मांग मानी जाएगी। इसलिए हम दो सप्ताह से कुछ नहीं किया, कुछ ही में उपवास किया, मेमोरेंडम दिया वगैरह, लेकिन आंदोलन के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि संवाद के सारे दरवाजे बंद हो रहा है धीरे धीरे, अब किसान को साथ देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम चल पड़े हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजदूर संगठनों की ओर से भी इतना ही समर्थन मिलेगा, आदिवासी संगठनों की ओर से भी इतना ही समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये और एक प्रकार डू और डाई वाला सिचुएशन है कि अगर इस समय सब लोग इकट्ठे होकर संघर्ष नहीं किया तो ये कानून पारित होगा, फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ किसान के ऊपर नहीं हमारे ऊपर भी आएगा। क्योंकि जब पूरे ट्रेडर्स हावी होंगे तो उसके बाद यही होगा, चीज़ की भाव बढ़ेगा, उसका भुगतना पड़ेगा कंज्यूमर्स को। तो ये सिर्फ किसान का आंदोलन समझ के लोग चुपचाप न रहें। मैं चाहता हूँ कि लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, इसका परिणाम क्या होगा उसको समझें और एकजुट होकर आंदोलन करें। इसलिए हमने हमारा धर्म समझा इसको कि इस समय किसान को साथ देना है, इसलिए हम मुरैना की ओर जा रहे हैं। और 17 तारीख सुबह हम निकलेंगे। 17-18 मध्य प्रदेश में है, 19-20 राजस्थान में है, फिर उसके बाद यूपी में प्रवेश करना है। अब सरकार को तय करना है कि यूपी में अनुमति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो तैयारी से निकल रहे। यही बात आपके सामने, पत्रकार मित्रों के सामने कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस जो 3 बिल है इसमें सबसे बड़ी खामी एक कोई आपके जो आपको लगी? सबसे बड़ी खामी है ये मार्केटाइजेशन है, बाजारीकरण है। ठीक है, हर चीज़ बाजार में, शिक्षा बाजार में, हेल्थ बाजार में, रेलवे बाजार में, एयरपोर्ट बाजार में, सारी फैक्ट्रियां बाजार में। ये बाजार व्यवस्था के हाथ में सब सौंपेंगे तो फिर सरकार की क्या ज़रूरत है? सरकार अगर कुछ नहीं कर सकता, सब बाजार को ही करना है, पूंजीपतियों को ही करना है, तो फिर ये सरकार की क्या ज़रूरत है? तो फिर किसी को फिर सरकार चलाने की भी जिम्मेवारी दे दीजिए, क्योंकि वो आपसे भी ज़्यादा एफिशिएंटली चला देगा। अगर प्राइवेटाइजेशन से सब चीज़ सफल हो रहा है तो सरकार चलाने का काम भी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपना चाहिए। जब हम लोगों को चुन के भेजते हैं हमारे अभिलाषाओं के अनुकूल सरकार को चलाने के लिए, नीति बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, चुनने के बाद बिल्कुल उल्टा काम करें तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है, डेमोक्रेसी को खतरा है। तो पहला खतरा ये है कि प्राइवेटाइजेशन और बाजारीकरण। दूसरा खतरा ये है कि ये पूरा ही डेमोक्रेसी को चैलेंज किया जा रहा है कि चुनाव के बाद लोग कोई मायने ही नहीं रखता। ये कोई सही बात नहीं है। मैं अभी स्विट्ज़रलैंड जाता हूँ, हर कानून रेफरेंडम के बाद बनता है। लोग थक रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देखो हर चीज़ हमसे ही पूछा जा रहा है, कितने पेपर भरेंगे, कितने बार हम वोटिंग करेंगे, लेकिन बिना लोगों से पूछे कोई मेजर कानून वहाँ पास नहीं हो सकता। वो पीपल्स डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। यहाँ भी
डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने के बदले डेमोक्रेसी को धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की ओर बदलने की जो टेंडेंसी है उसको चैलेंज करने की आवश्यकता है। आप बहुमत हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तब भी जितना ज़्यादा मेजॉरिटी होगा उतने आपको नम्र होना चाहिए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं जिसमें ज़्यादा फल होगा उनको झुकना चाहिए, उसी प्रकार इसमें ज़्यादा मेजॉरिटी उसको ज़्यादा नम्र होना चाहिए। पूरे देश के जनता हमको काबिल समझा तभी तो हमको चुना है। फिर आपको किस बात की खतरा है? आपको पूछने में क्या दिक्कत है? संवाद करने में क्या दिक्कत है? ये और जो तीसरी खतरा ये है कि डायलॉग प्रोसेस ख़त्म हो रहा है। सी मॉडर्न गवर्नेंस क्या है? सरकार चलाने की मॉडर्न मेथड डंडा नहीं है, संवाद है। तो कोई भी सरकार ये कहे हम संवाद नहीं करेंगे तो आप मॉडर्न क्या है? सिर्फ टाई पहनने से, मोबाइल रखने से मॉडर्न नहीं होता, व्यवहार में मॉडर्न होने की ज़रूरत है। और वो मॉडर्न नहीं, हम कहें कि हम बात ही नहीं करेंगे किसी से। तो मुझे लगता है कि कई स्तर पर खतरा है, इसलिए हमको लगा कि इस समय उतरना बहुत जरूरी है। बिल वापिस होना चाहिए या संशोधन होना चाहिए आपके हिसाब से? संशोधन की चर्चा पहले हो कि संशोधन कितना हो सकता है, और हमारे किसानों ने जब कहा कि संशोधन की गुंजाइश नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी तैयारी ये है कि इन बिलों को वापस लीजिए, फिर हम बैठ के बात करते हैं कि किसान के हित में क्या बिल है। क्योंकि किसान के हित में बिल की ज़रूरत है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहले 15,000 किसान हर साल आत्महत्या करते थे, अभी 17,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। बहुत ज़बरदस्त कुछ न कुछ गड़बड़ी है पूरे खेती और किसानी के मामले में। तो बिल की आवश्यकता है। बाकी सब देशों में, कई देशों में, साउथ अफ्रीका में 73% खेती पानी से सिंचित है, माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। भारत में 3% खेती माइक्रो इरिगेशन में शामिल है, और इसराइल जैसे देशों में 97%। तो किसान के बारे में कुछ हुआ ही नहीं। सारे पानी उद्योग के लिए, सारे जमीन उद्योग के लिए, सारे बिजली उद्योग के लिए, तो ये क्या कार्यक्रम है? तो जिस देश में 80% लोग या 80 के करीब % लोग खेती से आधारित जीवन जी रहे हैं, वो मजदूर के रूप में जिए, किसान के रूप में जिए, उस देश में सबसे ज़्यादा राडिकल लो होना है तो किसान के पक्ष में होना चाहिए और उनसे सलाह से होना चाहिए। मुझे याद है कि ग्राम विकास के बारे में सबसे पहले योजना जब नेहरू जी ने बनाया तो विनोबा जी के पास भेजा। विनोबा भावे चूँकि गाँव में काम करता है, ग्रामदान का काम करता है, उनसे पूछा आप बताइए साहब ये कानून सही है कि आपको कंसल्टेशन में क्या दिक्कत है? हर एक कानून को कंसल्टेटिव प्रोसेस से पास करना चाहिए। ये एकाधिकार वाला जो मामला है इसमें बहुत खतरा है। खतरा सिर्फ किसान को नहीं है, खतरा मजदूर को भी है, आदिवासी को भी है, हमको भी, मिडिल क्लास लोगों को भी है। इस खतरे को समझना और इस समय रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। सरकार ये कह रही है कि हम चलाने को तैयार है त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट, लेकिन वो कह रहे हैं अडानी को देना ही। ये जो अडानी अंबानी प्रेम है, आप ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको चुनाव में यही लोग मदद करते हैं, इसलिए आपकी लॉयल्टी बड़े फैक्ट्रियों के पास, बड़े कंपनियों के पास है। ये तो अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में आपकी लॉयल्टी लोगों के प्रति नहीं है और बड़े पूंजीपतियों के प्रति, ये तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फेडरल सिस्टम में कम से कम स्टेट को तो सुनिए आप सब स्टेट को ख़त्म करके एक छत्र राज की जो बात है, ये क्या कोई अश्वमेध है क्या कि हम इसके बाद उसको, उसके बाद उसको, अश्वमेध यज्ञ जैसा आप घोड़ा लेके चल पड़े हैं और म्यूनसिपालिटी के चुनाव में भी आपको ही पहुंचना है और वहाँ भी आपको ही पहुंचना है। आई थिंक डेमोक्रेसी को बिल्कुल उसकी डिसेंसी जो है वो ख़त्म करना है। उससे क्या खतरा है? दुनिया में पिछले कई वर्षों में मोदी जी ने, मैं उनको बधाई देता हूँ, मोदी जी ने पिछले दिनों में भारत का एक इमेज बिल्ड किया है, यात्रा कर करके सब जगह पहुँच के। लेकिन पिछले 1 महीने में वो सारे इमेज को ख़त्म भी किया। तो लोग, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के हेड कह रहा है कि ये जो लोगों को असेंबल होना रोकना, लोगों से संवाद नहीं करना, ये सब तो एंटी पीपल है और ये कोई ह्यूमन राइट्स का प्रोसेस नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो मज़दूरों के विरोध में कानून बना देना, तो अभी इंटरनेशनली अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान को संगठित होकर आंदोलन करने का अधिकार है, उनको क्यों रोकेंगे गवर्नमेंट? तो अब ये प्रचार में लगे हैं ये सब विदेशी है, ये सब टेररिस्ट है, ये सब बुरा है। पूरी ताकत लोगों के, किसान के विरोध में प्रचार प्रसार में लगाने के बदले उनसे संवाद करें, समस्या हल करें, देश का नाक ऊंचा करें, इसमें लगाना चाहिए। तो मैं इसलिए समर्थन में हूँ। इतने दिन से आंदोलन करने वाले लोग अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मैं किसी भी आंदोलन में जाते समय उसी आंदोलन में जाता हूँ जो अहिंसा को पालन करता है।
आपने अहिंसा की बात की, अहिंसा के साथ ही आंदोलन होते हैं और आंदोलन होना चाहिए, हाँ। पर देश विरोधी नारे जहां लग रहे हैं, क्या यह सही है उसको क्या? रोके ना, उसको रोके, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ी समस्या है आंदोलन में। आप आंदोलन करिए हिंसात्मक तरीके से, कोई एक तत्व अंदर घुसेगा। मैं हमेशा फिलीपींस में मार्कोस के विरोध में जब आंदोलन होता था, मैंने देखा है पुलिस प्लेन क्लॉथ में अंदर घुसेंगे और ऐसे नारा लगाएंगे, ऐसे पत्थर मारेंगे कि पूरे आंदोलन बर्बाद हो जाएगा। तो ये इन्फिल्ट्रेशन एक पुराना स्ट्रैटेजी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो आप किसी को भी अंदर घुसा के नारा लगवा दीजिए। पंजाब के किसान क्यों नारा लगा, मैं मानता हूँ कनाडा के खालिस्तान की बात कहते होंगे, इंग्लैंड के भी कहते होंगे, लेकिन पंजाब के किसान क्यों नारा लगाएंगे उस प्रकार के? तो मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेट करना, आंदोलन को बिगाड़ना, आंदोलन को हिंसात्मक बनाना, फिर उसके बाद पुलिस को इस्तेमाल करना, ये पूरे आंदोलन के विरोध में यूज़ करने वाले पुराने स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मॉडर्न दुनिया में उसकी क्या ज़रूरत है? आप तो सीधे बैठ के बात करिए, समस्या हल करिए, ये तो मॉडर्न है। तो क्या मानेंगे ये सरकार की चूक है कि वो आंदोलनकारी के बीच में राष्ट्र विरोधी ताकतें अंदर घुस रही हैं? आप मौका दे रहे हैं, मौका दें। आप ये पूरे किसान को रोकने के बदले उन तत्वों को रोकिए जिस प्रकार के लोग अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। इतना तो आपके पास इंटेलिजेंस है, आपको पता है कौन कहाँ घुस रहे हैं। जब कनाडा के प्रधानमंत्री दिल्ली आए ट्रूडो, उनके साथ एक पंजाब खालिस्तान समर्थक आए तो आपने ढूंढ लिया ना आपने उसको प्रचार प्रसार किया। आपके पास इसका मतलब सिस्टम है ढूंढने का, तो ढूंढिए, उसको रोकिए और उसको वापस भेजिए, जहाँ से आए वहाँ भेजिए और उनको पनिश करिए, जेल में डालिए। लेकिन उसके लिए किसान को क्यों? मैं कहता हूँ कि घर में माँ खाना बनाती है, सबको खिलाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इतने सारे किसान अन्न पैदा करते हैं, हमको खिलाते हैं, उनको सम्मान करने में क्या दिक्कत है? मोदी जी को भी खाना चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए, शाम के वक्त हमको सबको खाना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। तो अन्न पैदा करने वाले लोगों के प्रति जितना सम्मान करना चाहिए, उसके बदले उनको विदेशी ताकत का, अब अन्न पैदा करने वाला क्या विदेशी ताकत पैदा करेंगे? तो मुझे लगता है कि हम कुछ बचकाने हरकत में आ गए। अभी पिछले 2-3 दिन से जो हो रहा है उसको मैं बचकाना हरकत मानता हूँ, और कोई भी सरकार को उस हरकत में नहीं आना चाहिए, डिसेंसी रखना चाहिए। हम स्टेट है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास सब सिस्टम है, बात करने में क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत क्या है कि बात करने की कला किसी ने सीखी नहीं। डंडा चलाने की कला तो 70 साल में हमने खूब सीखा है, बात करने की कला नहीं सीखी। और नई चीज़ वही है कि डायलॉग से समस्याओं को हल करें। तो मित्रों, सुना आपने, यह थे डॉक्टर राजगोपाल पीवी, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी। और अब हम सुनते हैं क्या कहना है समाज सेवी संतोष भारती का। कि कुछ गलत तत्व वहाँ, ये जो संगठन है सिखों के, कौन संगठन है? वो उस समय सबसे बड़े देशभक्त थे जब लॉकडाउन में सब में, और जब लाखों मजदूर सड़क पे थे तो उनको भोजन करा रहे थे, तब उनसे बड़े देशभक्त कोई नहीं थे। आज वो देशद्रोही हो गए, रातों रात आतंकवादी हो गए। दूसरी बात, लाखों करोड़ के स्वामी अडानी अंबानी के लिए आप कानून बना सकते 9 मिनट में, आधी रात के बाद 9 मिनट में 9 कानून, कोई संसद में चर्चा नहीं, कोई देश में चर्चा नहीं, कहीं कोई संवाद नहीं। और जब किसान के हित में वो मांग कर रहे हैं अधिकतम हमारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य तय कर दो, तो आप क्या कह रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं। रात के अंधेरे में 9 मिनट में 9 कानून, आप इसके लिए कानून नहीं बना सकते, संवाद नहीं। और अब आप उसको तोड़ने के लिए खुद ही वहाँ षड्यंत्र कर रहे हैं कि जाओ घुसो, तुम ये करो, हाईलाइट कर दें कि देखो साहब ये देशद्रोही लोग, देशद्रोही नारा लगता है। ये समझने की बात है, बहुत बड़ी बात है, साधारण नहीं है। ये वही देशभक्त किसान है जिन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया सड़क पर जब लाखों लोग निकले हैं। तो मैंने तोमर जी को मैसेज भेजा है कि आप आइए, मुरैना से यात्रा शुरू हो रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसलिए संवाद करें, हम लोग बैठ के बात करें, आप हमको भी समझे नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दमोह में बैठा हूँ, प्रहलाद भाई को लीड लेना चाहिए। वो तो सौम्य स्वभाव के हैं और उनको डायलॉग करने का कला है, तो प्रहलाद भाई को लीड लेके इस समस्या को हल करने के लिए किसान और सरकार के बीच में बढ़ना चाहिए, वो भी मेरा निवेदन है। सुना, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ये जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं और जमीनी स्तर पर
किसी भी योजना को अंजाम देने में विश्वास करते हैं। गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करना और समाज के जो बिंदु हैं उनको उठाने की जवाबदारी लगातार ये उठाते रहते हैं। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।